हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। पुनः आपका स्वागत कहाँ करेंगे भाई। आप लोग जानते हो आपका स्वागत होने वाला है साइंस समाधान में, ठीक। और आज करने वाले हैं प्यारे साथियों, आज करने वाले हैं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। साइंस समाधान में आपका स्वागत हो गया है। और सॉरी, आज करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का, ठीक। मैथ का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट से तैयार हो जाओ और अपने दोस्तों और साथियों को शेयर भी कर दो, क्योंकि आज होने वाला है धमाका। आप लोग में से पहले ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग में से कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो जो बच्चे कल का जो क्लास दिए थे, ठीक, वो क्लास अच्छे से किए हो। फिजिक्स वाला, फिजिक्स कल दिए थे फिजिक्स, तो फिजिक्स वाला अच्छे से किए हो। कौन कौन ऐसे बच्चे हो फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। खतरनाक क्लास दिए थे भाई, उसमें से भाई जो जो किए हो वो भी, जो नहीं किए वो भी, उसको घोल के पी जाओ, यानी कि रट उठ करके जैसे हो अपने अपने आप घोल के पी जाओ, ठीक, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों, आज़ाद रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो फाइनली प्यारे से स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। आप लोग शेयर भी कर दिए होंगे अपने दोस्तों के बीच, हमें जो विश्वास है, उम्मीद है, उस कर चुके होंगे। हम आपके उम्मीद से चलते हैं और आप हमारे उम्मीद से, ठीक। तो मैं आपका उम्मीद, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा और आप मेरा मत तोड़ना, ठीक। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। यहाँ पर √7 जो है अपरिमेय संख्या है, √3/7 अपरिमेय संख्या है, √2/5 अपरिमेय संख्या है। बचा लास्ट में कौन भाई, बचा जो लास्ट में बच रहा है, ठीक, वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, इसको कर दे। देखो कैसे आपको जो है भाई लोग, आपको ऑप्शन नंबर डी में देखो √75/√48 है, आप इसको कट ऑफ कर दीजिए, ठीक। 75 का वर्गमूल कर लीजिए, 75 का वर्गमूल कर लीजिए और 48 का वर्गमूल कर लीजिए। अब बोलिएगा भैया 75 और 48 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो बताते हैं कैसे करना है। 75 का अंडर रूट में क्या आ जाएगा, सो पहले बताओ। 5 है 25, 5 6 125 होता है, 5 50 या 175 हो गया। और इस अंदर रूट में 48 है, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, 8 9 4 दूना 8, मतलब इसको जो है कट आउट करेंगे। यहाँ 75/√75/√48 है। इसको जब क्लियर पूरा का पूरा लेंगे ना, तो ये हो जाएगा, क्या वैल्यू मालूम है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा √75/48। अंदर ही अंदर इसको कट कीजिएगा तो कैसा होगा भाई, 3 से कट कीजिए, 3 से कट कीजिएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, तो यहाँ पर आ गया √25/16। और 25 और 16 का वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो ये ऐसा आ जाएगा 5/4। तो ये परिमेय संख्या हो गया, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे भाई। खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं। बाद में फिर हाँ हो रहा है भाई, काहे कि बाद में हम खुद घबराने लगते हैं कि भाई बच्चों को क्या हो गया, आज क्लास नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हम पहले चेक कर लिए, ठीक। अगला कह रहा है कि √3 और √5 है। √3 और √5 प्यारे साथियों एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। भाई जिस भिन्न के दशमलव प्रसार का गुणनखंड 2 और 5 हो जाएगा, उस भिन्न का जो है दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। 105 का कीजिए, क्या होता है गुणनखंड, सो पहले देखिए 2 से गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना भाई, 5 1 51, फिर यहाँ से 51 से में तो किससे लगेगा भाई, फटाफट बताओ। 3 से लग जाएगा, हाँ भाई 3 से लग जाएगा 17। अब 17 में किसी से नहीं लगेगा, तो ये इसका तो नहीं होगा, इसका नहीं होगा। बचा आगे चलो 210, हर में 210 है, इसका कीजिए। ऑप्शन नंबर बी वाला के हर में 210 है, देखिए इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 105 आया। 105 का फिर तो वही वाला बात आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 2 5 10, 51 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 51 आ जाएगा। फिर यहाँ से कीजिएगा 3 से तो 17 आ जाएगा, इसमें भी नहीं होगा। अब 88 पर आइए, 88 वाला देखते हैं पोर्शन क्या है। 88 वाला में देखिए 2 से कीजिएगा 44 आएगा, ठीक, 44 आएगा, ठीक। क्लियर है,
2 से कीजिएगा 88 में। देखो भाई 88 में करो 2 से तो 44 हो गया, 44 में करो 2 से 22 हो गया, 22 में करो 2 से 11 हो गया। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 11 आ रहा है, 2 के अलावा 11 भी आ रहा है, बचा 160। 160 वाला में कीजिए तो क्या हो रहा है भाई, 2 से करो 80, 2 से करो 40, 2 से करो 20, 20 हो गया, 2 से करो 10, फिर 2 से करोगे तो आएगा 5, तो 2 5 आ गया, 2 और 5 आया, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका देख लो भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिया हुआ है सो देख लो, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है भाई 3/160, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 2.12 112 2 112 इस टाइप से एक की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो ये कौन सा संख्या होगा भाई। जब इस टाइप से हो और एक की संख्या बढ़ती जा रही हो किसी एक अंक की, तो वो जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, √3 बटा √12 कैसी संख्या है, तो √3 ठीक बटा √12, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 कम 3 3 चौका 12, तो यहाँ पर √1 बटा √4 हो जाएगा। √1 का वर्गमूल होता है 1, √4 का वर्गमूल होता है 2, 1 बटा 2 आ गया जो कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे भाई बताते हैं। देखो x² है ठीक, -3 है, शून्यक निकालने के लिए कह रहा है इक्वल टू में 0 दे दो, इक्वल टू में ठीक, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई -3, इधर आएगा तो ओनली फॉर 3 हो जाएगा, x पर से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ हो जाएगा ±√3, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 मिनट बैक करने दो। ठीक, बैक में जाते हैं फिर बताते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर रूट में, चूँकि प्लस माइनस में हो जाएगा क्योंकि अंदर रूट लग रहा है, तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। जब इसको आगे लिखिएगा तो x इक्वल टू आएगा 1 √3 ठीक, और एक आएगा -√3 ठीक, -√3 ठीक। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, √3 और -√3, एक +√3 में आ रहा है ठीक, एक +√3 एक -√3, तो आपको -√3, +√3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी में घेर दिए हैं, देखो दिख रहा है -√3, +√3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो भाई यहाँ तक क्लियर है, आगे चलेंगे। शून्यक कैसे निकाला जाता है आप लोग को हमने बता दिया। अगली बात, एक चीज़ अब ध्यान से गौर से सुन लो कि आपको इसका PDF भी आज मिलने वाला है, तो फटाफट से। और एक बात क्लियर करो कि आपको जो हमने लिंक दिया था PDF का वो तो डाउनलोड हुआ कि नहीं, ये बात आप हमको कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक, कि आपको वो PDF डाउनलोड हुआ कि नहीं, क्योंकि हमको जो है टेंशन लगा रहता है कि बच्चों को डाउनलोड हुआ होगा PDF कि नहीं हुआ होगा, तो आप लोग क्लियर बता देना। और इसका भी जो PDF है, इसका भी PDF आपको नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक में मिल जाएगा, इसका PDF का लिंक लिखा होगा कि PDF डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, तो उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने लगा है तो 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी नोटिफिकेशन बंद करते हैं। ठीक, हाँ भाई नोटिफिकेशन बंद हो गया। अब जब तक क्लास चलेगा तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, किसी का कॉल अरेंज नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको PDF के लिए हमने बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लो। ठीक, वहाँ से जा करके आप उस PDF को डाउनलोड कर लो, जो कि इस टाइप से PDF होगा, जिस टाइप से ये PDF है उसी टाइप से PDF होगा। अपने हाथ से भाई लिखा गया है, बड़ी मेहनत लगता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखने के लिए, और क्वेश्चन लाते हैं तो भाई बड़ी मेहनत करके लाते हैं। तो भाई जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो चलो भाई आप लोग से बातचीत हो गई। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है भाई, जिसमें जो है ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन जो है, 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। नहीं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है भाई, क्वेश्चन सही है। कह रहा है कौन बहुपद नहीं है भाई, जब भी √x आ जाएगा ठीक, √x आ जाएगा, या फिर आपको जो है प्यारे साथियों, या फिर आपको जो है
एक्स पावर में माइनस में कुछ आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक, वो बहुपद नहीं होगा। तो जैसे एक्स पावर -1 हो गया, चाहे -2 हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो रूट में एक्स कहीं आ रहा है या फिर वाई, देखो कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में 3√x है, 3√x है, यहाँ होना चाहिए x√3 या फिर √3x होना चाहिए, लेकिन यहाँ है 3√x है और +2x + 7 है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला चलेंगे, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक के लिए प्यारे साथियों आपको जो है x का घात 1 होना चाहिए या फिर y का घात, कोई भी चार संख्या का घात 1 होना चाहिए, या कहिए कि इस संख्या पर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। ये जो x y z है इस पर, इसके पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हो भाई 2x - 5 है, 2x - 5 है ऑप्शन नंबर ए में, जिसमें x पावर कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रेखीय व्यंजक कह रहा है, रेखीय बहुपद व्यंजक खोजने के लिए, तो ये तो मिल गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान है। देखो भाई, आपको शून्यक दिया हुआ है, मूल मतलब क्या, शून्यक, ठीक, आपको शून्यक दिया हुआ है 1/अल्फा, सॉरी अल्फा और बीटा, आपको कह रहा है इस बहुपद में 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा उसको निकालिए। अब ध्यान से देखो भाई, कैसे बनाना है वो बताते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, कैसे बनाना है बताते हैं। देखो अल्फा और ऐसे, इसको पहले सॉल्व करो, 1/अल्फा + 1/बीटा है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा = बटा पर का जोड़ करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है भाई, बीटा प्लस, ठीक। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको जो है इरेज कर लेते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेंगे तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमको खाली जगह की ज़रूरत है। क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 1/अल्फा + 1/बीटा को कैसे लिखेंगे भाई, इस प्रकार से लिखेंगे, कैसे, तो 1/अल्फा, 1/अल्फा, ठीक, प्लस 1/बीटा, 1/बीटा = क्या हो जाएगा भाई, अल्फा × बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा का लघुत्तम, ठीक, ये अल्फा × बीटा हो गया, और बीटा इधर आ जाएगा, ठीक, अल्फा के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, बीटा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ये हो गया। बीटा प्लस अल्फा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा करें या फिर अल्फा प्लस बीटा करेंगे मान तो वही आने वाला है। यार देखिए, कहने का मतलब 2 + 3 कीजिए 5 आएगा, और 3 + 2 कीजिए तो भी 5 ही आएगा, ठीक। मतलब किधरों से जोड़ेंगे तो हमको मान तो वही आने वाला है, तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं भाई। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, ठीक, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं बीटा प्लस अल्फा, ठीक। इसी को हम पलट कर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा, ये हो गया। अब एक चीज़ हमने आपको बताया था कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर आता है -b/a, और अल्फ़ा और बीटा गुना करने पर आता है c/a। यहाँ पर अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, अब बताते हैं क्या देख सकते हैं कि a और a दोनों के हर में है तो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपको -b/c, ये निकल के आएगा, माइनस का माइनस देंगे, ठीक, यहाँ पर आगे लिखते हैं माइनस का माइनस देंगे, ठीक। उसके बाद माइनस का माइनस दे दिए, बी की जगह पर आपको क्या है भाई, बी की जगह पर यहाँ पर देखो x² + x + 1 है समीकरण, तो यहाँ पर बी की जगह पर आपको क्या हो जाएगा, बी की जगह पर ओनली फॉर आपको x का गुणांक देखने को मिलेगा, x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक, मतलब 1 है, तो -1, और बट्टा में सी की जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, सी की जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 + 1 है, ठीक, तो यहाँ पर 1 देंगे, ठीक। तो -1/1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, -1/1 को हम लिख सकते हैं 1, ऊपर में लिख देते हैं -1/1 को हम लिखेंगे 1, ठीक। तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या निकल कर आ रहा है हमको भाई, 1, तो 1 देखो कहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपको नज़र आ रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपको देखिए क्या कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर ए में आपको 1 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलो भाई, ये क्लियर हो गया होगा आंसर। चलिए अब चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अल्फा का मान जिसके लिए समीकरण निकाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और उसके बाद 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 का एक अद्वितीय हल क्या होगा। अल्फा का मान पूछ रहा है, मतलब कह रहा है कि आपको शून्य के निकालना है। ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ ये एक्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था अल्फा एक्स। क्या होना चाहिए था भाई, अल्फा एक्स, या फिर अल्फा की जगह पर होना चाहिए था ए। ठीक, तो एक मान के चलो ये ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ भी क्या है भाई, ए है, तो ए का मान पूछ रहा है। ठीक, तो ए का मान पूछ रहा है, मतलब समीकरण एक दिया हुआ है ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, और एक समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो इसमें पूछ रहा है इसका एक अद्वितीय हल है। ठीक, अद्वितीय हल है, तो इसमें पूछ रहा है क्या भाई कि ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। अद्वितीय हल होता है तो उस टाइम कौन सा नियम लागू होता है, सो चीज़ पहले बताओ हम लोगों को भाई। जिस टाइम अद्वितीय हल होता है उस टाइम कौन सा नियम लागू होता है, ये बात पहले आप लोग हमें बता दो, हम आप लोग के विचार से सहमत हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग फटाफट से वो वाली बता दो। ठीक, फटाफट से बताओ भाई, यहाँ पर ये अद्वितीय हल के लिए कौन सा नियम लागू होता है, हमने आप लोगों को बताया था, आप लोग बताओ। हमने यहाँ पर अब समीकरण मिटा दिया, आप लोग जस्ट बताओ इसको। ठीक, अद्वितीय हल के लिए हमने एक बताया था क्या, तो एक चीज़ हम बताया था, ख्याल है वो चीज़ हमने ये बताया था, एक मिनट, ये बताया था कि ए1 बटा ए2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2। ये चीज़ हमने बताया था, ख्याल है। हाँ भाई, ख्याल होगा, नहीं ख्याल होगा तो ख्याल आ गया होगा। ठीक है, तो A1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा ए। ठीक, अगर इसको अल्फ़ा माने तो अल्फ़ा हो जाएगा, लेकिन A1 यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए बटा A2 हो जाएगा आपका प्यारे साथियों 6 है। ठीक, और इक्वल टू नॉट कीजिए, A2 कितना हो जाए, सॉरी B1 कितना हो जाएगा -1, और B2 आपका क्या हो जाएगा भाई, B2 आपका हो जाएगा -2। ठीक, इक्वल टू नॉट C1 कितना हो जाएगा आपका, C1 हो जाएगा 2, और C2 कितना हो जाएगा भाई 3, C2 3। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, वो चीज़ आप ये देख रहे हैं कि 6 को यहाँ पर गुण अगर A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2 से हम क्लियर करें तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये C1 बटा C2 इक्वल टू नॉट जो है इसको हम साइड करेंगे। ठीक, इसको हम अभी जस्ट साइड करने वाले हैं, तो अब देखो कैसे साइड करेंगे, ऐसे साइड कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पर अब क्लियर समझ में आ जाएगा, आंसर भी आपको क्लियर मिल जाएगा। ठीक, तो कैसे होगा अब बताते हैं। देखो अब यहाँ पर ए, ठीक, क्या है भाई, ए है, तो ए इक्वल टू नॉट, ठीक, 6 को -1 से गुना करेंगे तो -6, और बटा -2 है तो -2 देंगे। ठीक, और -2 माइनस कैंसिल आउट, और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमको भाई, ए इक्वल टू नॉट 3 आ रहा है, ए इक्वल टू नॉट 3। तो ए इक्वल टू नॉट 3 आपका सही आंसर होगा, मतलब इक्वल टू नॉट 3। ठीक, क्या इक्वल टू नॉट 3, तो इक्वल टू नॉट 3 आपको कहीं देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में भाई आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, क्लियर रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा, तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 10 नंबर था, 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, चलिए चलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो भाई 18 मिनट हो गया, कुछ ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, अभी 10 क्वेश्चन किया 18 मिनट हो गया, चलो फास्ट करते हैं, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए। तो वो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वृत्त के परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। भाई परिधि 462 सेंटीमीटर है, परिधि से हमको काम है। ठीक, कैसे काम है, तो वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है भाई, वृत्त का परिधि निकालने का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि इक्वल टू सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2πr, क्या 2πr सूत्र होता है, ये वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है, तो 2πr। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ अब ऊपर में कर देते हैं, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr होता है, तो 2πr इक्वल टू, ठीक, 2πr इक्वल टू में क्या देंगे भाई, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर होंगे, 462 सेंटीमीटर और वृत्त के परिधि का सूत्र दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये
आर को यहीं रहने देते हैं, ठीक। हमको त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या आर को कहते हैं, आर को यहीं रहने देते हैं 462, ठीक, बट्टा में 2 पाई। पाई का मान बैठाया जाए, उससे पहले यहाँ पर काट खोट किया जाए, ठीक। कैसे काट खोट करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 231 बटा पाई हमको आ रहा है। क्या आ रहा है, 231 बटा पाई। आर इक्वल टू हमको आ रहा है 231 बटा पाई, ठीक। अब पाई का मान बैठाया जाए तो पहले यहाँ देख लो आर इक्वल टू क्या आया हमको, 231 बटा पाई। कितना आया, 231 बटा पाई। तो अब इसको क्लियर करके ऊपर लिखते हैं आर इक्वल टू 231 बटा पाई। 231 बटा पाई लिख दिए। पाई का मान बैठाएंगे तो 231 बटा पाई का मान होता है 22 बटा 7, तो 22 और गुना में 7 आएगा, क्योंकि ये बटा में 7 अगर यहाँ पर लाएंगे तो ये बटा वाला 7 को, ये जो बटा वाला 7 है ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसीलिए हम वहाँ पर गुना में 7 दे दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो यहाँ भी कहीं कटखुट हो रहा है कि नहीं, सो पहले देख लो भाई, यहाँ पर कटखुट हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 7 को 1 से गुना कीजिएगा होगा 7, 7 फिर 3 को 7 से गुना कीजिएगा 21 का 1 हाथ में 2, और फिर 2 को 7 से गुना कीजिएगा 14, 14 2 कितना हो जाएगा भाई 16, 14 10 16 बटा 22। अब 1617 यानी कि 1617 में 22 से भाग दीजिए, कितना आने वाला है। तो फाइनली आप लोग भाग दीजिए, हम इसका आंसर बताते हैं फटाफट से। क्या आप लोग भाग दीजिए, हम फटाफट से इसका आंसर बताते हैं, ठीक। आप लोग भाग दे दिए होंगे, अब हम आपको जो है आंसर बताने वाले हैं, तो 1 मिनट। हाँ तो भाई आप लोग भाग दे दिए होंगे, अब इसका आंसर देखिए कैसे होगा। इसका आपका क्या था, आर इक्वल टू आपको आया था 1600, कितना आया था भाई 1617 बटा में था 22, ठीक। इसको भाग अब जब आप दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 73.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो 73.5 सेंटीमीटर आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, खड़ाक से देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 ही घात, क्या कह रहा है, 2 ही घात बहुपद 2x², 1 मिनट हो मिस्टेक, 2 ही घात बहुपद x² मतलब द्विघात बहुपद, 2 ही घात मतलब क्या, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, ठीक। तो इसका शून्यक आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है, या तो द्विघात सूत्र से निकाल लीजिए या फिर आप निकाल सकते हैं गुणनखंडन विधि से, ठीक। हम यहाँ पर किसका उपयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं गुणनखंडन विधि और द्विघात सूत्र दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम गुणनखंडन विधि का उपयोग करेंगे। x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0 है, ठीक। तो x² का x² प्लस 2 प्लस 1, ठीक, 2 प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक, इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर हमको निकल के आ रहा है x प्लस x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा भाई, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमको आ जाएगा x प्लस 2, ठीक। और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 कॉमन लेने वाले हैं भाई। 1 मिनट रुक जाओ, आज पेन कुछ डाउन चल रहा है ना, आज पेन कुछ डाउन चल रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ भी आएगा x प्लस 2, ठीक, ये भी आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं भाई कि एक x प्लस 2 और यहाँ पर कुछ एक आ रहा है x प्लस 1, ठीक, x प्लस 1। तो x प्लस 1 का -1, x प्लस 2 का -2, -1 -2 आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है भाई, -1 -2, -1 -2 आप निकालिएगा तो यही आएगा -1 -2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, क्योंकि हमने निकाला फिर अपना दिमाग चला लिया, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, 13 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। भाई आंख मूंद करके इसमें बताएगा कि इसका बहुलक 3 है, क्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो भाई 3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुलक मतलब क्या भाई, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, ठीक, वो बहुलक होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया, ठीक। चलेंगे भाई अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं, सेक 30 डिग्री का मान है, क्या सेक 30 डिग्री का मान है। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, फटाफट बताओ। ये सब भाई हमको लगता है आप लोग के लिए, आप लोगों के ऊपर ये सब क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, मान वाला क्या लेकिन नहीं भाई, आपके बड़े भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मेरा ये
बनता है कि मैं आपका मदद करूं, आपको बताऊं कि इसका मान क्या आएगा, नहीं आएगा। तो पहले आप लोग कॉस टेस्ट डिग्री का मान बताओ, √3/2 होता है कि नहीं होता है, इससे पहले बताओ। कॉस टेस्ट डिग्री का मान क्या होता है? कॉस टेस्ट डिग्री का मान होता है √3/2, यही ना होता है भाई, √3/2। इसको पलट दो तो ये हो जाएगा, प्लस पलट दोगे तो सेक टेस्ट डिग्री का मान निकल के आ जाएगा 2/√3, 2/√3। ठीक, तो पलटने पर आपको सेक टेस्ट डिग्री का मान आ जाएगा। ठीक, तो हमें लगता है अब आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 2/√3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार हो। भाई देखो, जब वो समान आकार और समान माप के होंगे ना, ठीक, समान आकार और समान माप के होंगे जब वो, तब जो वे क्या होंगे, वो सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं दोनों, ऑप्शन नंबर सी में दोनों देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan A क्या हो रहा होगा भाई, tan A इक्वल हो जाएगा, पहले देखो tan स्क्वायर A, ठीक, tan स्क्वायर A माइनस सेक स्क्वायर A इक्वल टू होता है 1। तो tan A इक्वल टू यहाँ पर आपको आता है 1 प्लस सेक स्क्वायर A, जो कि होता है अंडर रूट में। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर A अंडर रूट में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए दिख रहा है। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कभी कभी ब्लर हो जाता है क्वेश्चन ना, तो ब्लर क्वेश्चन को हमको सही भी करना आता है। तो कह रहा है दो वृत्तों का व्यास जो है 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो भाई 9 अनुपात पूछ रहा है ना, तो 9 का स्क्वायर कर दो। ठीक, 9 का स्क्वायर कर दो और अनुपात 7 का स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, अनुपात 7 का स्क्वायर 49, 81 अनुपात 49 कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा 81 अनुपात 49। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल होगा वो परिमेय संख्या होगा, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, तो √10 का वर्गमूल नहीं होगा, √24 का वर्गमूल नहीं होगा, √35 का वर्गमूल नहीं होगा। ठीक, लेकिन √21 का वर्गमूल जो है वो होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करें, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं √121 है। √121 का वर्गमूल क्या होता है भाई? √121 का वर्गमूल होता है 11। ठीक, क्या होता है 11, तो 11 ये तो आ गया परिमेय संख्या, तो ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है आप लोगों से? पहले बताओ तो, हमें तो क्लियर दिख रहा है भाई, आप लोगों को भी क्लियर दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है क्लियर तो आप लोग जो है ना एक काम कीजिए, आप लोग जो क्वालिटी है उसको 360 पर कर लीजिए। ठीक, क्लियर दिखेगा। ठीक, 360 पर या फिर 720 पर कर लीजिए, क्लियर आपको दिखेगा। मुझे तो क्लियर दिख रहा है भाई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। क्या कह रहा है? 5, 15 और 20 का लसा मसा का अनुपात होगा। अब यहाँ पर देखो कैसे बनाना है, 5 है, 15 है और 20 है, इसका लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है ना। तो इसका पहले लसा निकालेंगे, तो इसका आराम से आप बचपन वाला विधि से भी निकाल सकते हैं, और अपने ये जवानी वाला जो आपका विधि है, जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम स्टूडेंट के नज़रिया से बताते हैं। आपको क्या करना होगा, 5 का गुणनखंड कर लो, 1 गुना 5 आ जाएगा। 15 का गुणनखंड करोगे तो आपको आ जाएगा 1 गुना 5 गुना 3। ठीक, और 20 का गुणनखंड करोगे तो आपको आएगा 1 गुना 5 गुना 4। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, वो क्या, तो वो एक चीज़ ये देखने को मिल रहा होगा कि 5, 5, 5 ये तीनों में आ रहा है। ठीक, ये जो है आपको तीनों में आ रहा है, 5, 5, 5 आप देख रहे हो, 5, 5, 5 आपको तीनों में आ रहा है। ठीक, तो ये आपका जो है मौसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मौसो। तो मौसो हो जाएगा आपका 5, मौसो क्या हो जाएगा? मौसो हो जाएगा 5। ठीक,
मासा हो गया आपका 5। अब लॉसा निकाला जाए तो लॉसा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 5 5 तीनों में आ रहा है तो एक 5 लिख लो, ठीक, गुना। अब 3 कर लो, ठीक, और गुना में 4 कर लो। 5 या 15 चौका, 15 चौका कितना हो जाएगा भाई, 5 चौका 20 या 60, यही ना होता, तो 15 चौका 60, ठीक। तो 15 चौका 60। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने वाला है तो थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों क्या बता रहे थे हम कि यहाँ पर आपका जो है मौसक कितना आया भाई, मौसक आ गया था आपका 5, ठीक। मौसक कितना आया था आपका भाई, आपका मौसा आया 5 और लौसा आपका आ गया भाई 60। कितना आ गया 60। यहाँ पर पूछ रहा है लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है तो लौसा को ऊपर कर दो, ठीक, मौसा को नीचे कर लो, ठीक। लौसा आपका आया 60, ठीक, और मौसा आपका कितना आ गया भाई 5। तो यहाँ पर से कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज, कैंसिल आउट कीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा भाई 12। तो 12 पंचे 60 होता है तो 12 हो जाएगा। तो आपको क्या आ रहा है यहाँ पर 12:1, क्या आ रहा है 12:1। तो 12:1 कहीं आपको दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा 12:1, ऑप्शन नंबर डी में 12:1 है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखो भाई थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि क्लियर आप लोगों को दिखे, और जूम कर लिया जाए, ठीक। अब अच्छा से दिख रहा होगा। कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बीसी इक्वल टू जो है 13 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो एसी का मान है। देखो भाई एक त्रिभुज है, ठीक, ये एक त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक, ये एक त्रिभुज बना लिया। इसमें क्या कह रहा है कि ये कोण जो है ये 90 डिग्री है, ठीक। तो इस कोण को ए मान लेते हैं, ठीक, इस कोण को ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, जिसमें हमको BC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है कितना भाई 12 सेंटीमीटर। हमको AC का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक। तो AC का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AC का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर रूट 13 का स्क्वायर, ठीक, और -12 का स्क्वायर कर लो, आपको AC का मान निकल के आ जाएगा। 13 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 169, ठीक, और 12 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 144। जब इन दोनों को घटाइएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 25, और 25 का जो आता है 25 का वर्गमूल आता है 5, आप लोग जानते हो। तो आपको आ रहा है कितना भाई 5 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो भाई 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलो भाई ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5, 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने के लिए क्या रूल है भाई, सो पहले बताओ अनगिनत हल होने के लिए क्या रूल है। अनगिनत हल होने के लिए जो रूल है बताते हैं। अभी कुछ समय पहले जो है हमने आपको बताया था अनगिनत हल होने के लिए, उस टाइम अनगिनत हल के लिए नहीं बताया था, उस टाइम बताया था कि आपको अद्वितीय हल कैसे निकलेगा। क्या अद्वितीय हल के लिए हमने आपको रूल बताया था, अभी कुछ देर पहले अद्वितीय हल के लिए बताया था। अनगिनत हल के लिए कौन सा रूल लागू होगा वो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो अनगिनत हल के लिए जो रूल लागू होता है वो रूल क्या होता है भाई, वो रूल ये होता है कि आपको जो है a = b, ठीक, a1/a2 = b1/b2, सुन लो ध्यान से, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको जो है अनगिनत हल मिल जाएंगे, ठीक। ये चीज़ हमने आपको बताया था, ठीक, ये चीज़ बताया था। तो आपको जो है यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रहा है वो बताते हैं। यहाँ पर आपको जो चीज़ देखने को मिल रहा है वो ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि 10 बट्टा हमको किसका मान कह रहे निकालने के लिए, ए का। तो हम एक काम करेंगे, ये तो तीनों का तीनं बराबर होगा तो एक्स वाला को हम छांट देंगे, ठीक, एक्स वाला को छांट देंगे, वाई वाला को ले लेते हैं, ठीक, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो y वाला टर्म क्या है या फिर x वाला टर्म ले लेते हैं, y वाला को छांट देते हैं। x वाला टर्म क्या कह रहा है, y वाला ही टर्म ले लिया जाए, क्लियर रहेगा अच्छे से। तो y वाला टर्म में पहला में क्या है 5y, तो 5, ठीक, बटा में ये 10y है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। तो अब इसको क्लियर कर दिया जाए, जो हो गया उसको काहे को रखना भाई, जो हो गया उसको काहे को रखना, तो ये हम क्लियर कर दिए, ठीक, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब अगला जो क्या कह रहा है देखो,
इक्वल टू होना चाहिए था, ये रूल है इक्वल टू। और यहाँ पर सी वाला में जो आपको देखने को मिलेगा ये a-5, ये यहाँ पर सी के रूप में है। और इसको जो है इधर लेंगे बराबर के साइड तो माइनस, ठीक, -a-5 हो जाएगा, बराबर के साइड लेंगे, ठीक, कोष्ट के अंदर आ जाएगा। और नीचे में क्या है भाई, -a है तो -a देंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है, इस a को जो है 5 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 5a, ठीक, 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 को a से गुना करेंगे 10a, ठीक, -50 हो जाएगा, -50। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि 5a माइनस ये 10a को इधर करेंगे, या फिर एक चीज़ कर लो, यहाँ पर समीकरण क्या आ रहा है, 5a इक्वल टू 10a माइनस 50, तो ये समीकरण लिखते हैं ऊपर में 5a इक्वल टू 10a, ठीक, -50, ये आ रहा है समीकरण हमारा। तो 50 को हम बराबर के इस साइड ले ले, ठीक, बराबर के इस साइड ले लेते हैं 50 को, या फिर 10a को इस साइड ले लेते हैं। तो 5a, एक मिनट हो चो, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, 5a माइनस 10, ये 10a इधर आएगा तो -10a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -50, यही बचेगा। 5a में से 10a जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, -5a, ठीक। और यहाँ पर बचा है हमको -50, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 दहे 50, ठीक। तो a का मान क्या आ रहा है भाई, ए का मान यहाँ पर देखने को मिल रहा है 10, क्या देखने को मिल रहा है, ए इक्वल टू 10, ठीक, ए इक्वल टू हमको देखने को मिल रहा है 10। तो ए का मान हमको निकल के कितना आ रहा है वह 10, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ये जो बच्चे क्लियर नहीं समझे होंगे ना, उसको बोर्ड पर समझना पड़ेगा, ठीक, तो हम बोर्ड पर समझा देंगे। हालांकि ये स्क्रीन है तो स्क्रीन पर हमें लगता है थोड़ा कम समझ रहे होंगे, ठीक है। बोर्ड पर भी नया साल को आएगा, बोर्ड पर वाला नया साल से वीडियो आ जाएगा बोर्ड पर वाला, ठीक, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहे हैं, समीकरण निकाय, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। भाई इसमें k का मान निकालना है अनगिनत हल के लिए। अनगिनत हल के लिए क्या बताए थे, यही रूल लागू करना है। यहाँ पर हमको k का मान निकालना है तो y वाला टर्म को बराबर कर दो c वाला टर्म के साथ, क्या, तो यहाँ पर 2y है तो 2 बट्टा में ky है तो k दे दो, इक्वल टू में आपको बराबर के साइड क्या है भाई 3 है तो 3 दे दो, और इस साइड बराबर के लिए 15 है 15 कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3k। अब यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 के 30, ठीक। तो इसीलिए k का मान क्या आ जाएगा भाई, इसलिए k का मान जो आने वाला है आपको बता देते हैं अभी। इसलिए k का मान जो आपको आने वाला है वो k का मान आने वाला है 10, क्या 10। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी में आपको 10 दिखने को मिल रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर होगा। चलो भाई चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होता है। यदि एक बिंदु पर कोई रेखा जो है प्रतिच्छेद करती है तो वह दोनों समीकरणों का क्या होता है मालूम है, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, क्या अद्वितीय हल होगा। जब भी रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो उस टाइम जो समीकरण का हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सब पढ़ाए हुए हैं भाई, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हो जा करके देख लेना, क्लियर समझाए हुए हैं, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 और 3x - 1 का हल समुच्चय है। भाई x + 2 और 3x - 1 है, तो एक काम करो, x + 2 = 0 ले लो, ठीक, और 3x - 1 = 0 ले लो, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है, ठीक। x + 2 में x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, +2 को इधर करेंगे -2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू आपको हो जाएगा 1, ठीक, क्योंकि -1 को बराबर के साइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तो एक तो आपको मिल रहा है क्या -2, और यहाँ पर फिर अब जो है हम थोड़ा सा पेन चेंज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3x वाला टर्म अब लिखने वाले हैं। तो 3x इक्वल टू क्या आ रहा है आपको 1, तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 1 आ रहा है आपको, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा भाग में, ठीक, यानी कि बटा में, तो 1/3। तो एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, वो क्या चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि x का मान जो है
-1/2 क्या x का मान -2 और 1/3 देखने को मिल रहा होगा। क्या -2 और 1/3। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको देखने को मिल रहा होगा -2 और 1/3, -2 और 1/3 ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से किसी में द्विघात समीकरण x² - 5 के मूल होंगे। देखो भाई, x² - 5 के मूल जो होंगे वो अपरिमेय संख्या होंगे। कैसे होंगे तो बताते हैं। x², ठीक, -5 = 0 है। ठीक, तो x = क्या हो जाएगा भाई 5। ठीक, क्योंकि -5 इधर आएगा तो x² = क्या हो जाएगा 5। अब x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमको निकल के आ जाएगा +- √5। ठीक, तो एक अंत में मान क्या आ रहा है हमको -1 तो +√5 आ रहा है। ठीक, और एक -√5 आ रहा है। दोनों देखो √5 प्लस में हो या माइनस में हो, है तो अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अपरिमेय संख्या है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। थोड़ी सी सर्दी जो है बच ही गया। ठीक, आज फिर दबा ले लेंगे, कोई बात नहीं है, इतना इतना चलते रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने का जो है ना आप लोग अपने दिमाग में खुद से ट्रिक पैदा करो। ठीक, कि कोई भी ट्रिक हो सही ऑब्जेक्टिव सही आंसर लगे। ठीक, वैसे हालांकि हम लोग तो बता ही रहे हैं, ये भी समझो एक ट्रिक ही है। ठीक, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो भाई इसके मूल अगर वास्तविक और समान है तो क्या होगा भाई। वास्तविक और समान होने के लिए आपको जो है ना प्यारे तो -2b/a होना चाहिए। क्या -2b/a होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है ना वास्तविक और समान होने के लिए जब आपको d का मान 0 आ जाएगा तब वास्तविक और समान हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। तो d का मान 0 आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, b² - 4ac को 0 करना पड़ता है। ठीक, और इसको तो अंदर रूट में रखते हैं। ठीक, और -b प्लस माइनस ये रहता है प्लस माइनस। ठीक, और बट्टा 2a रहता है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, b² - 4ac ये 0 हो जाएगा। तो 0 का वर्गमूल तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो -b प्लस माइनस 0/2a। तो 0 का तो कोई मूल नहीं है, अगर 0 किसी में जोड़े या फिर घटावे कोई बात नहीं आएगा। ठीक, मूल है लेकिन 0 और को जोड़िए किसी में या फिर किसी में घटाइए तो जो मान है वही मान रहेगा। तो फाइनली आपको निकल के क्या आ रहा है -b/2a -b/2a। तो -b/2a जब रहेगा तो उस टाइम जो है मूल वास्तविक और समान निकलेगा। ठीक, तो -b/2a कहीं है ऑप्शन में, -b/2a ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी में है -b/2a। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो। मूल बराबर होने के लिए क्या करना पड़ता है वो अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले बताया कि आपको d का मान 0 करना पड़ेगा, यानी कि b² - 4ac = 0 होना चाहिए, -4ac = 0। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि b² = 4ac होना चाहिए, 4ac होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा कि b² = 4ac, b² = 4ac देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए b² जो है वो 4ac से छोटा है। ठीक, तो उस टाइम क्या मूल कैसा होगा सो पूछ रहा है, उस टाइम मूल कैसा होगा। तो उस टाइम मूल हम बताते हैं कैसा होगा। उस टाइम जो मूल होगा वो वास्तविक और असमान होगा कि वास्तविक नहीं होगा कि वास्तविक और समान होगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रख लेना पड़ेगा कि जब इस टाइप के सवाल रहेंगे तो ये वाला भी टर्म हमने आपको बताया, ख्याल कीजिए ये वाला टर्म हमने आपको किस टाइम बताया था। ठीक, तो आप लोग फटाफट से याद कीजिए किस टाइम हमने बताया था, जब द्विघात समीकरण आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने बताया था। तो अब देखिए ये कैसे बनेगा बताते हैं फटाफट से, 1 मिनट 1 सेकेंड, कैसा हो जैसा हम चाहते हो वैसा हो। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 सेकेंड रुक जाओ, बताते हैं फर्स्ट हमें भी थोड़ा सा याद नहीं। हाँ तो भाई याद आ गया। देखो इसमें क्या होगा कि जब b² जो है 4ac से बड़ा होगा, ठीक सॉरी छोटा होगा, बड़ा नहीं, 4ac से छोटा होगा तो वास्तविक जो हम बताते हैं वो समझो। तो मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। क्या मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि ये b² जब 4ac से छोटा हो जाएगा
तो मूल ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक, ऋणात्मक आएगा यानी कि विभक्ति का ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक आएगा तो उस टाइम जो है आपका जो है वो वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आप कहीं भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक, अगला चलिए क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। भाई समांतर श्रेणी 10 4 का भाई 10 7 4 का 30वां पद पूछ रहा है। एक चीज़ आप देखो, इसमें ट्रिक क्या लगाना है अभी जस्ट बताते हैं। ठीक, इसमें देखो 10 के बाद 7 के बाद 4, इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, 3 3 घट रहा है। क्या 3 3 घट रहा है, और घटने के बाद ये किस में जाएगा, निगेटिव में, माइनस में जाएगा। ठीक, किस में जाएगा, माइनस में, निगेटिव में जाएगा। तो इसको कैसे बनाना है, ऑप्शन नंबर ए में देखो प्लस में है, ऑप्शन नंबर सी में देखो प्लस में, ऑप्शन नंबर डी भी प्लस में है। लेकिन 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 ऑप्शन नंबर बी आपका माइनस में, तो -77 होगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो ट्रिक के माध्यम से हो गया। अब आपको जो है रियल में कैसे बनाना है वो बताते हैं। आपको यहाँ पर 30वां पद पूछ रहा है तो ए 30 लिख दो इक्वल टू, आप क्या करना है भाई मालूम है, ए माइनस ए आपका हो जाएगा 10, माइनस कर दो, और 29 गुना में क्या देना है आपको, डी निकलेगा, 7 में से 10 जाएगा आपको -3 हो जाएगा, तो 29 गुना -3 कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है वो बताते हैं क्या मिलने वाला है। 29 गुना -30 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये प्लस में होना चाहिए। क्या, ये प्लस में होना चाहिए, ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ऐसे होता है। तो ये यहाँ पर हमने मिस्टेक किया, तो यहाँ पर सॉरी भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 9 या 27 का 7 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 1 मिनट, माइनस 10 माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला ये माइनस वाला टर्म गुना हुआ तो माइनस आएगा, और 9 या 27 का 7 हाथ में 2, और 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, 87 अब 10 में 87 घटाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा भाई, -77। क्या आ जाएगा, -77 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं -77 है, तो सही आंसर निकल के आ गया आप लोगों का। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से भी समझ गए, और आपको जिस टाइप से सोल्यूशन करना है उस सोल्यूशन के माध्यम से भी आप लोग समझ गए। आगे चलेंगे, 30वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है भाई। 1 घंटा के अंदर क्लास खत्म कर देना है। 46 मिनट हुआ है, कोई बात नहीं है, 1 घंटा के अंदर क्लास खत्म करना है। ठीक, तो समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 10वां पद है। भाई पद निकालने के लिए हमने क्या बताया, ए 10वां पद पूछ रहा है तो ए 10 लिखिए इक्वल टू में ए का मान क्या दिया है -3। ठीक, और प्लस दीजिए, क्या प्लस दीजिए, 10वां पद कह रहा है तो 9 गुना, अब डी निकाल लीजिए। डी निकलेगा कैसे भाई, अब बताते हैं डी कैसे निकलेगा। -1/2 है तो -1/2 लिख दीजिए। ठीक, माइनस और -3 है। ठीक, पहला पद -3 है तो -3 लिख दीजिए। ठीक, आपको जब आप डी निकालिएगा तो यहाँ पर कलर पहले चेंज कर लेते हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखो डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला अलग टर्म है। ठीक, ये अलग टर्म लिखे हैं तो इसको फिर हम मिटाएंगे। तो यहाँ पर -1/2 और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के बनाएगा +3। ठीक, तो यहाँ पर आप जब इसका लघुत्तम करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा आपका 2। ठीक, लघुत्तम आपका क्या हो जाएगा 2, ऊपर कर दिए हैं इसको, लघुत्तम यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा -1। ठीक, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको जो है नीचे लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। अब देखो यहाँ पर लघुत्तम आपको 2 आया, ऊपर में आपको -1 ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ प्लस देंगे और 2 इसका लघुत्तम आ रहा है, तो यहाँ पर जो है बटा में 1 छुपा हुआ है, तो 1 से 2 भाग देंगे तो 2 आएगा भागफल, फिर 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6। कितना हो गया भाई, 6। तो आपको जिसका डी निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है भाई, वो निकल के आ रहा है आपका 5/2। क्या 5/2 आप निकालिएगा तो 5/2 आएगा, तो 5/2 आ गया आपको निकल करके। ठीक, 5/2 आ गया। तो एक काम करते हैं, 5/2 आपको डी निकल के आया है तो इसको पूरा पहले क्लियर कर लो। 5/2 ख्याल कर लो, 5/2 5/2 5/2 5/2 ख्याल कर लिए। अब इसको जो है थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और फिर इसको जो है ऊपर वाला टर्म मिटा देते हैं। आपको डी निकल के कितना आया भाई 5/2, तो 5/2 यहाँ पर लिख दो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, -3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 9 45/2, और फिर आगे इसका बटा पर का जोड़ घटाओ गुना भाग जो करना है करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बटा पर का जोड़ होगा, क्या होगा, बटा पर का जोड़ होगा, तो इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर बटा पर का जोड़ करते हैं। ठीक, तो बटा पर का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा -6 और प्लस 45। क्या हो गया, प्लस 45। 45 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई, 45 में से 6 घटाने पर कितना आएगा, फटाफट बताओ फटाफट। 45 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर हमें लगता है कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस्टेक जरूर कर रहे हैं भाई। 5 9 45 ये तो ठीक है भाई, और बटा में 2 तो 45/2 ये भी ठीक है, तो 3 दूना 6 ये भी ठीक है,
फिर हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं हमें डी निकालने में मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं हमें डी निकालने में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हम 45 में से 6 घटा रहे हैं तो हमको आ रहा है कितना भाई? 39 आ रहा है। कितना आ रहा है? 39/2 आ रहा है। 39/2 हमारा आंसर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, यानी कि हमें जो डी निकाले हैं वो डी निकालने में हमें जो है मिस्टेक हुआ है। फिर से डी निकाल लिया जाए, तो डी निकालते हैं फिर से। 1 मिनट रुक जाओ, अभी हम कॉपी पर निकाल लेते हैं अभी डी, ठीक। 1 मिनट रुक जाओ, कॉपी पर हम निकालते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लो, कॉपी पर अभी हम डी निकालते हैं। हाँ तो भाई एक चीज़ यहाँ पर बताते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। अब पूछिएगा कैसे गलत है? एक तो हमको आया क्या भाई? एक चीज़ हमको आया, 1 मिनट रुक जाओ, एक चीज़ जो हमको आया है वहाँ पर देखो, हमको 5/2 एक आया डी, ठीक। 5/2 आया, चलो भाई 5/2 वाला ठीक है। लेकिन दूसरा डी D1 हमको आया 5/2, D1 5/2 आया। और D2 जब हम निकाल रहे हैं, D2 जब हम निकाल रहे हैं तो हमको -5/2 आ रहा है। कैसे आ रहा है बताते हैं। तो माइनस D2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2, ठीक। और यहाँ पर 2 हो गया, -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2। भाई D2 भी हमारा सही है, D2 भी हमारा सही है। तो 2 दूना 4, 1 5/2, ये भी 5/2 आ रहा है। तो D1 D2 यहाँ पर 5/2 हमको आ रहा है, चलो ये ठीक है। तो अब निकालते हैं, 10वां पद न कर रहा है तो A10 निकालेंगे। A10 निकालेंगे तो क्या होगा? -3 प्लस 9 गुना 5/2 ये होगा, ठीक। तो यहाँ -3, ठीक, प्लस 45/2। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है भाई? 45/2 ये भी ठीक है। तो भाई मिस्टेक हम कहाँ कर रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन गलती है, सही तो बन रहा है लेकिन ऑप्शन गलती है। कैसे? तो बताते हैं। इसका मान हमको निकल के क्या आ रहा है, सो देखो मान हमको निकल के आ रहा है कि 3 दूना 6 तो हो जाएगा -6 प्लस 45/2। इसका मान हमको निकल के आ रहा है 39/2। क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो मान हमको निकल के आ रहा है वो 45/2 हो गया। तो इसका मान निकल के आ रहा है हमको 39/2। क्या निकल के आ रहा है भाई? 39/2। और 39/2 आपके ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमारा जो बनाया हुआ है वो हमारा बनाया हुआ सही है, ठीक। हमारा बनाया हुआ जो है वो सही है, लेकिन इसका मान जो निकल के आ रहा है, मतलब ऑप्शन जो ये दिया है ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन गलत होने के कारण इसका 10वां पद हमें नहीं मिल रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन सही है, देखो क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन गलत है, ठीक। ऑप्शन गलत है, ठीक। तो चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ऑप्शन इसका गलत निकल के आ गया। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 2 7 12 का 10वां पद है, 2 7 12 का 10वां पद है। तो भाई 2 7 12 का 10वां पद पूछ रहा है, तो इसमें आपको जो है डी निकालिएगा तो 7 - 2 = आ जाएगा 5। 10वां पद पूछ रहा है तो A10 लिखिए। इक्वल टू में ट्रिक बताते हैं क्या हो जाएगा ट्रिक। आपको ए का मान कितना दिया हुआ है भाई? ए का मान दिया हुआ है 2, कितना 2, और प्लस 10वां पद कह रहा है तो 9D लिखेंगे। 9 गुना डी आपको निकल के आया कितना भाई? 5। तो 2 प्लस 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 45 और 2 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 47। तो 47 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। यो तो भाई ये तो क्वेश्चन और कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं आया है, ये क्लिक में अच्छा क्वेश्चन नहीं आया। हालांकि जो क्वेश्चन अच्छा क्लिक में नहीं आया है उसको छोड़ते हैं, जो क्वेश्चन अच्छा क्लिक में आया है उसको करते हैं, ठीक। तो यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक। तो 36 नंबर क्वेश्चन से करा जाए, ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी जब निकाला जाएगा तो वो x निर्देशांक कहलाएगा। क्या? x निर्देशांक, ठीक। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, ठीक। तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? x निर्देशांक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? यानी कि बिंदु जो है -8 और 6 वो किस चतुर्थांश में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक चीज हमने आपको बताया था
कलर चेंज। अब बताते हैं, यहाँ पर आपको ये चतुर्थांश बना, ठीक, ये चतुर्थांश हमने आपको बना दिया, ठीक, ये चतुर्थांश बना दिया। हमने एक चीज़ आपको बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में जो होता है वो प्लस प्लस होता है, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में आपको माइनस प्लस देखने को मिलेगा, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में आपको देखने को मिलेगा प्लस और माइनस, क्या, प्लस और माइनस। तो आपको एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, माइनस और प्लस, -8 है और फिर 6 है, ठीक, -8 है और फिर 6 है, तो -8 और 6 किस में आ रहा है भाई, द्वितीय चतुर्थांश में, माइनस और प्लस, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है भाई। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है भाई। माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये भी द्वितीय पाद हो जाएगा, क्या, द्वितीय पाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। कह रहा है किसी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का प्यार भुज कहलाती है, ठीक, क्या कहलाते हैं, भुज कहलाते हैं। यहाँ पर हम जो है ना थोड़ा सा हमको जो है भुज कोटि, एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है भाई, कोटि, सॉरी भाई मिस्टेक हुआ, कोटि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो ये कोटि कहलाएगा, क्योंकि वाई अक्ष पर जाएगा तो ये कोटि कहलाएगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोटि, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। हाँ, अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने आपको बताया प्लस किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। तो आपको ऑप्शन नंबर ए प्रथम चतुर्थांश दिया गया है, ठीक, प्रथम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है यहाँ पर, ठीक, क्योंकि 1 और 5 पूछ रहा है, इसमें प्लस माइनस की कोई झमेला नहीं है, दोनों प्लस में है, ठीक। तो ये प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो भाई क्या कह रहा है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। जब भी माइनस माइनस लगा हुआ हो दोनों बिंदुओं में तो आपको तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि इस बिंदु में दो बिंदु दिया हुआ है एक्स और वाई का, दोनों माइनस में है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 तो हो तो थीटा का मान है भाई। यहाँ √2 cos थीटा इक्वल टू 1 कह रहा है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, क्या आ जाएगा भाई 1/√2, और 1/√2 कितना का मान होता है, cos थीटा इक्वल टू 1/√2 जो है cos 45 डिग्री का मान होता है, cos से cos साइड, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। तो थीटा का मान आपको 45 डिग्री आ जाएगा, कितना भाई 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं भाई 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है। 1 + cot स्क्वायर ए जो है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, सेक नहीं भाई कोसेक, किसके कोसेक, एक मिनट, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर ए जो है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर, माइनस सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, किसके, माइनस सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, यही ना होगा भाई 1 + tan स्क्वायर ए, तो ये माइनस सेक स्क्वायर के बराबर होगा, माइनस सेक स्क्वायर ए के बराबर। अब कोसेक और सेक का स्क्वायर भाई ये क्लियर, इसका आंसर अभी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक। इसका आंसर जो है वो आप लोगों को बता देंगे, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। ये भाई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले में पूछा गया है सिद्ध करने के लिए, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उस टाइम आप लोग क्लियर समझ जाएंगे। हालांकि ये अभी हमको जो है ध्यान में नहीं आ रहा है, और इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमको कम से कम 10 मिनट चाहिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने में हमको 5 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा करके पूछा गया है, ठीक। तो चलिए भाई चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा। भाई साइन थीटा का मान 3/5 पूछ रहा है, तो cos थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 3/5, साइन थीटा में 3/5 किसका मान आ जाएगा भाई, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा आपका क्या प्यारे साथियों 3, और कर्ण हो जाएगा आपका क्या प्यारे साथियों, कर्ण हो जाएगा 5, ठीक। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आधार निकल के आ जाएगा क्या आपको लोगों को 25 - 9 यानी कि 16, आधार निकल के आ जाएगा अंदर, और 16 का वर्गमूल 4, ठीक। तो आधार निकल के आ जाएगा आपको 4। तो cos थीटा इक्वल टू होता है क्या प्यारे साथियों,
कॉस थीटा इक्वल टू होता है भाई आधार बटा कर्ण, ठीक। तो आधार आपका 4, कर्ण है 5, 4/5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 4/5 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। हालांकि धुंधला धुंधला क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, अगले बार से कोशिश करेंगे कि आपको पूरा क्लियर देखे क्वेश्चन, इसलिए हम जो है क्वेश्चन को ही बदल दे रहे हैं, ठीक। टेंशन ना लो, ये वाला तो हो गया। अगला क्वेश्चन चलेंगे। ये क्वेश्चन भाई आपके मॉडल सेट में भी आया था कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान है। भाई 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा 9, क्या होगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे भाई, आगे क्या कह रहा है 2 sin 38 डिग्री बटा sin cos 52 डिग्री का मान है। इसका भाई sin 38 डिग्री को बदलेंगे तो cos 52 डिग्री हो जाएगा, cos 52 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2, तो इसका मान 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है 46 नंबर क्वेश्चन का। अब चलो भाई देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन तो आ गया भाई, आ गया क्लियर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन से देखो भाई, क्लियर क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ सो देख लेते हैं भाई, मतलब 1 घंटा होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन और बचा है, कर लेते हैं, 50 ठेका देते हैं। कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान है। भाई tan थीटा इक्वल टू √3 रहेगा तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3 का मान कितना आ जाता है भाई tan 60 डिग्री। कितना tan 60 डिग्री, तो थीटा tan से tan कैंसिल और थीटा का मान क्या आ जाएगा भाई 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन अब मिलेगा आपको प्यारे साथियों। अगला भी कोशिश करेंगे भाई, टाइप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत जारी रहेगी, टेंशन ना लो। इसी टाइप से अब क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई बात नहीं है। देख लिए क्लियर क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो अब टाइप करके ही लाएंगे। कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी भाई, 2 ही खींच सकते हो, उससे अधिक नहीं खींच सकते, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि अनंत हो सकता है, लेकिन किसी एक बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाएं, किसी एक बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाएं 2 होगी, ठीक, स्पर्श रेखाएं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृत्त सी, ठीक। वृत्त सी जिसका एक बिंदु है O, R, उसके अंतःभाग से एक बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सा है। भाई वृत्त तो दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम कैसे बता सकते हैं भाई, इसमें तो दिया हुआ नहीं है, तो हम इसमें नहीं बता सकते, कोई रिस्पॉन्स नहीं इसमें, ठीक, क्योंकि वृत्त नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो अगला चलिए, ये 50 नंबर क्वेश्चन वृत्त दिया हुआ है इसमें, तो इसको सॉल्व किया जाए। इसमें क्या कह रहा है सो देखो, कह रहा है नीचे की आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। भाई सही है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक। तथा बाह्य बिंदु पी से, पी बाह्य बिंदु है, ठीक भाई, ये भी ठीक है। एम तथा एन बिंदुओं पर पीएम और पीएन तुल्य स्पर्श रेखाएं खींच गई। भाई पीएम और पीएन, हाँ भाई स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि कोण PON, PON कह रहा है PON, ये नहीं कि ई कोण, ये कोण PON, ये कोण जो है, ये कोण जो है प्यारे से 60 डिग्री, ठीक। ये कोण कितना है भाई 60 डिग्री है, ठीक। तो कह रहा है OPM का मान बताओ, OPM मतलब इस कोण का मान बताने के लिए कह रहा है भाई, OPM इस कोण का मान बताने के लिए कह रहा है। तो इस कोण का मान कैसे बताओगे, बताते हैं, बता दें आप लोग क्या करना है। ये कोण जब 60 डिग्री है तो ये कोण 60 डिग्री है बताते हैं, एक बात समझ लो, क्या कि ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा भाई, ये कोण भी हो जाएगा प्यारे साथियों आपका कितना, क्योंकि दोनों कोण मिलकर के बनाएगा 90 डिग्री, तो ये कोण आपका हो जाएगा कितना भाई 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक। तो कोण OPM जो है, OPM ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए भाई ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, आगे क्वेश्चन नहीं है भाई, 50 क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम में तहलका मचाइए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।